हेलो एवरीवन, आज हमारी फोर्थ नंबर की वीडियो है कॉस्ट रिकन्सिलेशन पर। और आई होप आपने 1 2 3 तीनों वीडियोस आपने कॉस्ट रिकन्सिलेशन पर देख ली हो। अगर आपने तीनों वीडियो देख ली तभी जाकर आपको ये वाली वीडियो समझ में आएगी और काम करेगी। ठीक, तो आज का एक और नया क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। इसमें आपको क्या चीज़ नया मिलेगा, आप देखें इस वीडियो को पूरे अच्छे तरीके से। तो आपको देखो ऊपर क्या दिया हुआ है, ऊपर दिया हुआ है प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड, यानी कॉस्ट बुक के अकॉर्डिंग जो आपने कॉस्ट शीट के अकॉर्डिंग जो भी प्रॉफिट निकाला है वो 5,000 रुपये का निकाला हुआ है। आपको प्रिपेयर रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट दिया है। और अभी तक जो क्वेश्चन है ना उसमें दोनों बुक्स के जो आपको प्रॉफिट दिए हुए रहते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ कॉस्टिंग का दिया हुआ है प्रॉफिट। कोई बात नहीं, जो हमारा रिजल्ट आएगा वो अपने आप किस चीज़ का हो जाएगा, प्रॉफिट या लॉस फाइनेंशियल बुक का हो जाएगा। ठीक है, हाँ बस ये है कि ऐसे क्वेश्चन में हम अपने आप को ना सेटिस्फाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि औरों में क्या था, दोनों दोनों प्रॉफिट दिए रहते थे तो हम सोल्यूशन या आंसर हम साथ साथ चेक कर लेते थे। लेकिन इसमें हम आंसर चेक नहीं कर पाएंगे, हम सेटिस्फाइड नहीं कर पाएंगे अपने आप को कि हमारा ठीक है या नहीं। लेकिन फिर भी हमें डेटा को लगाना है, हमें जो आता है एनालिसिस उसके हिसाब से काम करना है। तो अगर मैं यहाँ पे अब 2 बुक्स बनाऊंगा तो फ़ायदा तो है नहीं, क्योंकि मुझे सिर्फ एक जगह का प्रॉफिट दिया हुआ है। कहाँ का? कॉस्ट बुक का। कितना दिया हुआ है? 5,000 रुपये का दिया हुआ है। चलो ठीक है, अब मुझे नहीं पता कि इस तरफ प्रॉफिट आया लॉस आया, उसके लेना देना नहीं है। बस मुझे तो क्या करना है, अपनी कॉस्ट बुक को एडिट करना है, इसके बराबर पहुंचाना है। ठीक है, कुछ खर्चे होंगे जो यहाँ पे ऊपर नीचे हो रखे होंगे, या कोई होगा या नहीं होगा, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे इसको ठीक करना है कॉस्ट बुक को। इमेजिनेशन के अंदर मैं फिर बता देता हूँ, असली में इसको ठीक नहीं करना होता है। हम कहाँ पे इमेजिनेशन, और इमेजिनेशन कहाँ होती है, आपके रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में। यहाँ पे मैंने आपके लिए एक बना दी है रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, पॉजिटिव वाले आइटम्स, नेगेटिव वाले आइटम्स। ठीक है, आ जाओ। तो बोलता है फैक्ट्री ओवरहेड अंडर रिकवर्ड इन कॉस्टिंग, अंडर रिकवर्ड, अंडर रिकॉर्ड, अंडर चार्ज्ड, कुछ भी आप बोल सकते हो इसको। तो फैक्ट्री ओवरहेड जो है कॉस्टिंग के अंदर आपने कम रिकॉर्ड किया हुआ है 3,000। तो पहले तो आपको ना हर चीज़ का ये पता होना चाहिए कि इसकी जगह किधर है। जैसे आपको पता था ये प्रॉफिट जो होता है वो इस तरफ आता है, इस तरफ तो लॉस आता है। हर चीज़ की जगह आपको पता होनी चाहिए। फैक्ट्री ओवरहेड अगर मैं इधर बात करूँ तो इस तरफ आएगा, और इधर बात करूँ तो इस तरफ आएगा। लेकिन कॉस्ट के अंदर 3,000 रुपये फैक्ट्री ओवरहेड कम है, तो अब मैं इनको अगर बराबर करना चाहूँ तो यहाँ मुझे 3,000 का, इमेजिनेशन के अंदर 3,000 रुपये का खर्चा और बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो ये दोनों खर्चे बराबर होंगे। भाई इधर जो भी है उसके मुकाबले, उसके कंपैरिजन में कॉस्ट बुक के अंदर 3,000 रुपये कम आपने रिकॉर्ड करा हुआ है। तो अगर आप उस खर्चे को बराबर करोगे, यहाँ 3,000 और लिखोगे, तो प्रॉफिट पे क्या फ़र्क पड़ेगा? सोच के देखो, प्रॉफिट कम हो जाएगा, बिल्कुल सही कम हो जाएगा। तो मैं प्रॉफिट को 3,000 से कम कर देता हूँ। लेकिन उससे पहले मुझे ऊपर लिखना पड़ेगा कि मैं प्रॉफिट कौन सा लेकर चल रहा हूँ। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ प्रॉफिट एज पर, कौन सा वाला, एज पर कॉस्ट बुक। अब मैं पूरा लिख देता हूँ, मेरे पास जगह अच्छा स्पेस है। कितना था आपका प्रॉफिट? 5,000 रुपये। क्लियर है? अब आप यहाँ पे लिखोगे फैक्ट्री ओवरहेड इज अंडर चार्ज, कहाँ पर? इन कॉस्ट बुक के अंदर। कितना? 3,000 रुपये। तो जैसे आप अपने फैक्ट्री ओवरहेड को ठीक करोगे, फैक्ट्री का जो खर्चा था आपका यहाँ पे, इसको जब आप ठीक करोगे, ये जो फैक्ट्री का खर्चा था, जब आप इसे करेक्ट करोगे, यानी 3,000 कम था, इसे 3,000 और यहाँ बढ़ाओगे, तो इस पर क्या फ़र्क पड़ेगा? ये कम हो जाएगा। तो इसे मैं कम कर देता हूँ, कितने से? 3,000 रुपये से। तो अब ये प्रॉफिट है। पिछले क्वेश्चन में लॉस था, अगर आपको याद हो पिछली वीडियो के अंदर, तो यहाँ पे प्रॉफिट है। ये बढ़ेगा कि अगर इसको बढ़ाना होगा तो आपको ये इस साइड में ही दिखाना होगा, और अगर इसे रिड्यूस करना होगा तो इस साइड में। तो 3,000 में इधर लिख देता हूँ। इस तरीके से बात आ रही समझ में? आगे चलते हैं, आगे क्या दिया हुआ और आपको फिर दिया हुआ है सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ओवर रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंटिंग। ज़्यादा रिकॉर्ड कर रखे हैं आपने, कितने? 2,000। यानी पहले तो आपको ये पता होना चाहिए सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन खर्चा है, आपको पता है, तो ये इस तरफ आया होगा डेबिट साइड में, और इधर यहाँ पे आया होगा। तो यहाँ पे 2,000 ज़्यादा है, ये वाला जो खर्चा है ये 2,000 ज़्यादा है। तो अब मैं इसको ठीक कैसे करूँगा? यहाँ से 2,000 रुपये जो ज़्यादा है उसे इरेज कर दूंगा। ठीक है, तो जैसे ही मैं कोई खर्चा कम करूँगा, प्रॉफिट ऊपर हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, जब मैं यहाँ से कोई खर्चा रिमूव करूँगा 2,000 रुपये का, क्योंकि इसके मुकाबले, ये फाइनेंशियल बुक के मुकाबले सेलिंग का जो खर्चा है यहाँ पर आपने ओवर रिकॉर्ड कर रखा है, ज़्यादा रिकॉर्ड कर रखा है। तो वो जो ज़्यादा 2,000 रुपये, उसको जब मैं हटाऊंगा यहाँ से, इरेज करूँगा, तो प्रॉफिट पे क्या फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल सही, प्रॉफिट जो है इंक्रीज़ हो जाएगा, 2,000 रुपये से इंक्रीज़ हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, पहले तो मैं 2,000 रुपये इंक्रीज साइड में लिख देता हूँ ताकि मैं भूल ना जाऊँ। आप भी ऐसी स्ट्रैटेजी फॉलो करा करो। एंड फिर लिख दो क्या? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इज ओवर चार्ज्ड या रिकवर्ड, कुछ भी लिख सकते हो, इन कॉस्ट बुक। क्लियर है?
आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है कि बैंक इंटरेस्ट। अब बैंक इंटरेस्ट आपका खर्चा भी हो सकता है और इनकम भी हो सकती है। क्या पता बैंक इंटरेस्ट पेड किया हो, क्या पता रिसीव्ड किया हो, अभी हमें कुछ नहीं पता। तो बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन द फाइनेंशियल बुक। अब साफ जाहिर हो गया कि फाइनेंशियल बुक में बैंक इंटरेस्ट नाम से कितने रुपए, 500 रुपये जो है क्रेडिट हो रखे हैं। मतलब ये इनकम की बात कर रहा है, यानी यहाँ पे बैंक इंटरेस्ट के नाम से 500 रुपये शो हो रखे हैं और इसने इसके लिए कुछ बोला नहीं है। तो ऑब्वियस ही बात है कॉस्ट बुक के अंदर ही शो नहीं हो रखे होंगे। तो अगर मैं यहाँ पे कोई इनकम लिखूंगा, इमेजिनेशन करो कि यहाँ पे आप अगर कोई इनकम बढ़ाओगे इसके अंदर, इस बुक के अंदर, तो क्योंकि आप इसके प्रॉफिट की मरम्मत कर रहे हो ना, तो आप इस कॉस्ट बुक की मरम्मत कर रहे हो। तो कॉस्ट बुक के अंदर अगर एक एडिशनल इनकम रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा 500 रुपये से, आपका जो प्रॉफिट है। ठीक, तो 500 रुपये से मैं इसे बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे 500 से यहाँ पे इंक्रीज कर देते हैं। नाम क्या लिखेंगे, बैंक इंटरेस्ट इज नॉट रिकॉर्डेड। देखो लैंग्वेज क्या आ रही है, नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट बुक। तो एक लैंग्वेज तो आती है अंडर चार्ज, ओवर चार्ज, एक लैंग्वेज आ रही है नॉट रिकॉर्डेड या रिकॉर्डेड, ठीक। और एक और लैंग्वेज आती है जो आपको बताई थी फर्स्ट वीडियो में आया, सेकंड वीडियो में आया था, ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड। वो तब जब हम क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में है ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन भी है। तो थोड़ा सा वेट करो, ये क्वेश्चन आपको बहुत कुछ सिखा देगा अभी। आगे है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। अब कौन से प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं उसकी टेंशन मत लो, ये तो पता लग गया ना कि एक्सपेंस है, ठीक। तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ इन फाइनेंशियल बुक 6500, यानी 6500 की जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं आपने यहाँ पे रिकॉर्ड कर रखे हैं। क्लियर है, दैट मीन्स आपने यहाँ रिकॉर्ड नहीं कर रखे। अब इमेजिनेशन के अंदर जब आप इस बुक के अंदर भी 65 रिकॉर्ड करोगे, कोई खर्चा एडिशनली और आएगा तो ये प्रॉफिट जो है कम हो जाएगा। कितने से, 6500 से कम हो जाएगा। तो मैं 6500 से अपने इस प्रॉफिट को कम कर देता हूँ। कॉस्ट बुक का जो प्रॉफिट है इसको कम कर देता हूँ, क्योंकि एक खर्चा जो है 6500 का फाइनेंशियल बुक में है, लेकिन वो कॉस्ट बुक के अंदर नहीं है। अगर वो कॉस्ट बुक के अंदर होता तो ये प्रॉफिट इतना नहीं होता, ये कम हो जाता ना 6500 से। सोच के देखो, तो यहाँ लिख देते हैं हम क्या, preliminary expenses is not recorded in cost book। क्लियर है, ऐसे लिख देना इसे। आगे देखते हैं और क्या दिया हुआ आपको। उसके बाद आपके पास यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक वैल्यू है और क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू है। तो देखो पहले ओपनिंग स्टॉक, अब आपको पता होना चाहिए कि ओपनिंग स्टॉक आता किस तरफ है, डेबिट साइड में आता है या क्रेडिट साइड में आता है, मतलब इन डेबिट साइड में आएगा या क्रेडिट साइड में। सबको पता है यार, ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड में शो किया जाता है, ठीक। कितना है, तो कॉस्ट बुक के अंदर ओपनिंग है 5000 का, यहाँ पे 5000 का है। और सॉरी मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पर वो है कॉस्ट बुक के अंदर 5000, मैं यहाँ लिख देता हूँ नीचे 5000 का है, और इस तरफ है 4000 का। दोनों एक साथ देखना, इधर 5000 है, देखो साफ से दोबारा देखो, कॉस्ट बुक के अंदर 5 है और फाइनेंशियल बुक के अंदर 4 है। तो इधर 5 कोई खर्चा नहीं, मतलब खर्चे साइड में कोई चीज़ 5000 की है और इधर वही चीज़ 4000 रुपये की है। तो इधर आने वाली चीज़ों का प्रॉफिट पे क्या फ़र्क पड़ता है उसका आइडिया आपको, उसकी एनालिसिस होनी चाहिए। तो अब मुझे ठीक किसको करना है, कॉस्ट बुक के प्रॉफिट को ठीक करना है। तो मैं यहाँ से जो 1000 रुपये एक्स्ट्रा है, क्योंकि यहाँ 4000 है, यहाँ 5000 है, तो मैं इसमें से इरेज करूँगा इमेजिनेशन के अंदर 1000 रुपये। 1000 जैसी डेबिट साइड वाले चीज़ों को मैं कुछ कम करता हूँ तो इस पर क्या फ़र्क पड़ता है, ये इंक्रीज़ हो जाएगा। 1000 रुपये से आपका प्रॉफिट जो है इंक्रीज़ हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो मैं यहाँ पे इंक्रीज़ कर देता हूँ इसको, कितने रुपये से, 1000 रुपीज़ से। और क्या लैंग्वेज लिखूँगा ये इंपॉर्टेंट है, ओपनिंग स्टॉक इज़ ओवर वैल्यूड इन कॉस्ट बुक। सही है, ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड। तो एक ही क्वेश्चन में आपको तीनों लैंग्वेज मैंने पकड़ा दी, मतलब किस किस तरीके से चीज़ें आ सकती हैं मैक्सिमम। अंडर ओवर चार्ज, नॉट रिकॉर्डेड वाली चीज़ें आ सकती हैं, या ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड वाली चीज़ें आ सकती हैं, ठीक। एक और देख लेते हैं लास्ट। आपके पास क्लोजिंग स्टॉक के बारे में बात कर रहा है। कॉस्ट बुक के अंदर 12000 है, फाइनेंशियल बुक के अंदर 10000 की क्लोजिंग स्टॉक है। अब आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक इस तरफ आती है क्रेडिट साइड में, तो कॉस्ट बुक के अंदर तो 12000 है और आपका फाइनेंशियल बुक के अंदर कितना है, 10000 रुपये। तो अब मुझे बताओ क्या स्थिति है। तो मैं इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ, इधर 2000 रुपये ज़्यादा है ये, तो इधर से जब मैं 2000 रुपये इरेज करूँगा तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, ठीक है। ये इनकम साइड है ना, इधर से कोई चीज़ अगर मैं हटाता हूँ तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, कम। 2000 रुपये से आपका प्रॉफिट हो जाएगा कम, तो इसको कर देते हैं 2000 से कम।
2000 से कम कर दिया है, ये प्रॉफिट को कम किया है, इधर से कम हो गए 2000 रुपये। ठीक, तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, क्लोजिंग स्टॉक इज ओवर वैल्यूड था, अंडर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड था ना, ओवर वैल्यूड इन कॉस्ट बुक। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे इसे कम कर दिया। अब इसको फाइनली देख लेते हैं कितना आंसर इसका रिजल्ट आ रहा है। इसको क्लोज करते हैं, जस्ट वेट। यहाँ पे मैं टोटल कर लेता हूँ कौन सी बड़ी साइड लग रही है आपके अंदाजे से। तो 5 6 इसी को टोटल कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक मैं टोटल कर लेता हूँ। ये मैं एक्सेल के ऊपर काम कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको एक्सेल नहीं आता है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं एक्सेल पे भी वीडियो बना सकता हूँ। और यहाँ पर भी मैं 8500 ही लिख देता हूँ। क्लियर है। अब यहाँ पे आपका जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा कितना, इसमें से माइनस कर लेते हैं। ठीक, आप अपने ही तरीके से करो अपने, मैं यहाँ पे एक्सेल यूज़ कर रहा हूँ तो मैं एक्सेल के फॉर्मूले यूज़ कर रहा हूँ बस, और कुछ नहीं। 3000 मतलब ये साइड बड़ी थी, ये वाली साइड बड़ी थी, मैंने गलत कर दिया इसको, यहाँ पर ये साइड बड़ी थी। ठीक है, एक्सेल से परेशान मत होना यार, मेरे को करने दो, आप लोग अपने तरीके से करो। ठीक, तो यहाँ पे भी 11500 लिख देते हैं। तो बैलेंसिंग किधर बचेगा, क्योंकि ये वाली साइड बड़ी है तो बैलेंसिंग इधर बचेगा। यहाँ मैं बैलेंसिंग लिख देता हूँ, माइनस इन सब का टोटल। तो बैलेंसिंग बच रहा है 3000। ये क्या हो जाएगा, क्योंकि ये बैलेंसिंग आया है इस तरफ को, मतलब ये वाली साइड ज़्यादा है, ये नेगेटिव वाली साइड ज़्यादा है, तो ये लॉस को शो कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारा वो जो था फाइनेंशियल बुक था, वहाँ पे लॉस ही आया होगा पक्का। ठीक, तो जब वहाँ पे लॉस आया होगा तो कितना लॉस आया होगा, वो 3000 का लॉस रहा होगा 100%। तो लॉस एज पर फाइनेंशियल बुक। तो जब फाइनेंशियल वालों ने जब अपनी अकाउंटिंग करी तो वहाँ लॉस था 3000 का, और हमने जब अपनी अकाउंटिंग करी तो हमारा प्रॉफिट आ रहा था 5000 का। और वो जो डिफरेंस था, क्योंकि हम प्रॉफिट में थे और फाइनेंशियल वाले लॉस में थे, उन्होंने अपनी जगह काम सही करा है, हमने अपनी जगह काम सही करा है, लेकिन कौन किन किन चीज़ों की वजह से ऐसा डिफरेंस आया वो चीज़ें ये रहीं। ठीक, तो कुछ चीज़ें होती हैं जो फाइनेंशियल बुक के अंदर रिकॉर्ड की जाती हैं, जैसे है ना, वो चीज़ें कॉस्ट बुक के अंदर जनरली रिकॉर्ड नहीं की जाती हैं। मतलब कुछ चीज़ें फाइनेंशियल आइटम्स होती हैं, कुछ चीज़ें नॉन फाइनेंशियल आइटम्स होती हैं। ऐसे ही करके कहीं ना कहीं चीज़ों में डिफरेंस आया हुआ है। अब स्टॉक की वैल्यूएशन फाइनेंशियल के अंदर अलग तरीके से होती है, कॉस्ट के अंदर अलग तरीके से होती है, तो उसकी वजह से भी डिफरेंस आता है। तो हमने किसी एक प्रॉफिट को लेकर ये चेक करने की कोशिश करिए कि हमारा रिकनसाइल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आराम से रिकनसाइल हो रहा है, हम अपने फाइनेंशियल बुक के लॉस तक पहुंच गए इन चीज़ों को इसके साथ एडजस्ट करने के बाद। आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया हो। एक और क्वेश्चन करेंगे अभी इस वीडियो के अंदर, अभी ये ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनी हमारी, तो आप इसे नोट कर लें। क्वेश्चन आपके सामने मैं दोबारा से रख देता हूँ, इसे एक बार खुद से भी ट्राई कर सकते हो आप लोग। मित्तल महेश्वरी जी की बुक से मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है, ठीक है, आप लोगों के पास भी होगी, नहीं तो आप मार्केट से इस बुक को ले सकते हैं। चलिए, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लो, दूसरा क्वेश्चन लगाता हूँ मैं आपके लिए। तो ये रहा आपके लिए दूसरा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में ना एक थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग ये है, हालांकि ये आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी में आया भी है, लेकिन इसमें मिसप्रिंटिंग क्या है कि ये ना इन्होंने 2 कॉलम में क्रिएट कर दिए, जबकि ये एक ही लाइन है। 60,000 यहीं सेट कर दो, 96 यहीं सेट कर दो, 24 ये इधर हो गई होंगी, टाइपिंग प्रॉब्लम हो गई यहाँ पे, लेकिन ये एक ही लाइन है। कई बार 2 लाइनें लिखकर हमें दिमाग में आता है यार ये कोई शायद फाइनेंशियल बुक का डेटा हो, ये कॉस्ट बुक का डेटा हो, तो ऐसा नहीं है। थोड़ा अपना लॉजिक लगाएं और चीज़ें समझें, ठीक। और ऐसा क्वेश्चन मैं पहले एक बार करवा भी चुका हूँ, लेकिन ठीक है, थोड़ा सा एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा हैं तो मैं देखूंगा इसे। कहता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डिस्क्लोज करती है नेट लॉस 347,000 एज पर देयर कॉस्ट बुक फॉर द ईयर एंड दिस, एंड द फाइनेंशियल अकाउंट्स डिस्क्लोज करते हैं अपना नेट लॉस दिस। तो यानी कॉस्ट बुक के अंदर लॉस शो हो रहा है एंड फाइनेंशियल बुक के अंदर भी लॉस शो हो रहा है, दोनों तरफ लॉस आ रहा है। और ये वजहें हैं जिनके वजह से ये पाया गया कि जिनके वजह से डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। अब इन वजहों को हम किसी एक लॉस में सेट करेंगे, और अगर दूसरे लॉस के मतलब नज़दीक हम पहुंच गए, उसके बराबर हम आ गए, तो मतलब ये वजहें बिल्कुल ठीक हैं जिनकी वजह से वो लॉस है। तो हमें ये वजहें कहाँ एडजस्ट करनी होती है, कौन सी स्टेटमेंट बनानी होती है, रिकनसाइल स्टेटमेंट बनानी होती है, बिल्कुल सही। तो हम कौन सा लॉस पकड़े, तो सब हम बार बार हमेशा कॉस्ट का ही लॉस पकड़ रहे हैं, तो हम कॉस्ट से ही कर लेते हैं। आप चाहो तो फाइनेंशियल बुक से भी कर सकते हो, ठीक, लेकिन वहाँ पे फिर उसी की तरीके से सोचना होगा। इस बार जब कॉस्ट का डेटा ले रहे हो तो कॉस्ट की तरीके से आपको सोचना होगा, ठीक। तो कॉस्ट में 347 का लॉस दिया हुआ है, पहले हम लिख देते हैं, आपको लॉस गिवन है, कौन सा लॉस एज पर कॉस्ट बुक,
कितना दिया हुआ है लॉस, इस साइड में लिखूंगा मैं नेगेटिव साइड में 347, 3,47,000 का आपको लॉस दिया हुआ है। बिल्कुल सही, आगे आ जाओ। कहता है कि पहला फैक्ट्री ओवरहेड अंडर एब्जॉर्ब्ड, है ना। तो अब ये है ना, आप खुद से थोड़ा ना दिमाग लगाया करो। अब यहाँ स्पेशली लिखा नहीं है कि किसके अंदर, तो ओवरहेड वाली जो चीज़ें होती हैं ओवरहेड कॉस्ट के अंदर ही वर्ड आपने सुना होगा। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, फाइनेंशियल बुक के अंदर फैक्ट्री ओवरहेड वर्ड तो यूज़ नहीं होता, उसके अंदर तो आपके फैक्ट्री एक्सपेंस के नाम से वहाँ पे चीज़ें यूज़ होती हैं। तो यहाँ पे कॉमन सेंस लगेगा आपका। फैक्ट्री ओवरहेड जो कम रिकॉर्ड हुआ है अंडर एब्जॉर्ब्ड है। देखो फिर बता रहा हूँ, अंडर एब्जॉर्ब्ड बोले, चार्ज बोले, रिकवर्ड बोले, सब एक ही चीज़ है। तो अंडर एब्जॉर्ब्ड हुआ है 40,000 रुपये का, यानी ये ऑलरेडी डिफरेंस है, ये 40,000 रुपये कम है कॉस्ट बुक के अंदर। जरा फटाफट से एनालिसिस करते हैं, वही जैसे मैं करता हूँ हमेशा। ये आपकी फाइनेंशियल बुक है और ये आपकी कॉस्ट बुक है, अकाउंट के फॉर्म में दोनों मैंने बना दिए। दोनों जगह लॉस आया है, दोनों जगह लॉस आया है। 347 का इसका लॉस है और इसका भी इसका 5,10,000 का लॉस है। ठीक, हमें यहाँ एडिट करना है। तो अब सबसे पहले तो फैक्ट्री ओवरहेड की बात कर रहा है, यानी ये डेबिट वाले खर्चे की बात कर रहा है। इधर कोई फैक्ट्री ओवरहेड लिखा है, इधर भी कोई फैक्ट्री ओवरहेड लिखा हुआ है, लेकिन इधर कम लिखा हुआ है। कॉस्ट बुक के अंदर 40,000 रुपये का फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो कम लिखा हुआ है। तो यानी 40,000 इधर कम है, तो मैं इसे और लिखना पड़ेगा। भाई मान के चलो इधर 3 लाख लिखा हुआ था और इधर लिखा हुआ है 2,60,000, ऐसी सिचुएशन है। तो उसने डायरेक्टली डिफरेंस बता दिया ना कि इधर 40,000 कम है, तो मतलब मुझे इसको इसके बराबर लाना है। तो इधर का जो ये फैक्ट्री ओवरहेड है उसे भी 3 लाख करना होगा, मतलब अपने खर्चे को 40,000 रुपये और बढ़ाना होगा। तो अगर मैं कोई चीज़ डेबिट में और बढ़ाऊंगा और खर्चे को और इंक्रीज़ करूंगा तो लॉस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, प्रॉफिट पे नहीं, लॉस पे। तो जब खर्चे और बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे तो लॉस भी बढ़ता रहेगा, सिंपल है। तो ये जो है इंक्रीज़ हो जाएगा। अब इंक्रीज हो जाएगा कि बच्चों के दिमाग में आता है प्लस साइड में लिख दो, अरे नहीं, क्योंकि ये नेगेटिविटी है। नेगेटिविटी को आप इंक्रीज कैसे करोगे, जब नेगेटिविटी में ही चीज़ें आती रहेंगी तो वो इंक्रीज होता रहेगा। ठीक, तो 40,000 से इसको इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि ये फैक्ट्री का जो खर्चा था कॉस्ट बुक के अंदर 40,000 रिकॉर्ड नहीं हो रखा था। फैक्ट्री ओवरहेड इज अंडर चार्ज इन कॉस्ट बुक, कॉस्ट बुक के अंदर वो कम चार्ज था। तो जब हम और चार्ज कर देंगे, क्योंकि ये कम था, जब हम उसे और रिकॉर्ड करेंगे कॉस्ट बुक के अंदर तो उसका जो रिजल्ट है, उसका रिजल्ट नेगेटिव में है, तो वो नेगेटिविटी और बढ़ जाएगी। ऐसा इसको बात करो, समझो इसे। ठीक, आगे आ जाओ। एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा ओवरहेड है। अब मैं ना बिना इसके थोड़ा एक इस वाले को बिना स्किप करने आपको कोशिश करूंगा कि आप इमेजिन कर पाओ। तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो है ज़्यादा रिकॉर्ड हो रखे हैं 60,000 के। अब सोचो, कोई खर्चा कॉस्ट बुक के अंदर ज़्यादा रिकॉर्ड हो रखा है तो आप उसे इरेज करोगे, 60,000 जो एक्स्ट्रा आ गया है उसे इरेज करोगे। जब कोई खर्चा कम होगा तो ये लॉस क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बिल्कुल सही, कम हो जाएगा। तो 60,000 से आपका ये जो लॉस है ये कम हो जाएगा। कम पॉजिटिव साइड में आपको दिखाना पड़ेगा इसको। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड इज ओवरचार्ज्ड कहाँ पे, इन कॉस्ट बुक के अंदर। बिल्कुल सही। आ जाओ एक और करते हैं। फिर कहते हैं डेप्रिसिएशन फाइनेंशियल बुक के अंदर कितना है, 3,25,000, और उसने नीचे डेप्रिसिएशन कॉस्ट बुक का भी दिया हुआ है 275। इसको देख लेते हैं यहाँ पे। तो कॉस्ट बुक के अंदर तो कोई डेबिट साइड वाला कोई खर्चा रहा होगा, डेप्रिसिएशन है 275 है, और इस तरफ है 3,25,000। तो इधर जो डेप्रिसिएशन है वो कम है इसके मुकाबले। तो जब मैं इसे और इंक्रीज़ करूँगा, कितने से इंक्रीज़ करूँगा, जो ताकि ये इतने के बराबर हो जाए, तो 25 और 25 50,000 रुपये मुझे यहाँ और ऐड करने पड़ेंगे इस खर्चे के अंदर। तो जैसे ही मैं यहाँ 50,000 और फीड करूँगा, लिखूँगा इमेजिनेशन के अंदर 50,000 और लिखूँगा, तो ये लॉस जो है और इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि आप डेबिट साइड वाली चीज़ें बढ़ा रहे हो ना। तो लॉस और इंक्रीज़ हो जाएगा, कितने से, 50,000 से इंक्रीज़ हो जाएगा। मतलब आपको यहाँ 50,000 लिखने होंगे, यानी नेगेटिविटी और बढ़ जाएगी आपकी। तो डेप्रिसिएशन इज क्या था, अंडरचार्ज्ड इन कॉस्ट बुक। कई बच्चे रटने लग जाते हैं कि यार जब अंडर चार्ज होगा इधर लिख देंगे, ओवर चार्ज होगा इधर लिख देंगे। तो यार ऐसा मत करो, फंस जाओगे। ठीक, रटो मत, समझो चीज़ों को। आगे बोलता है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट बुक। अब देखो, पहले तो ये पता करो कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपका डेबिट साइड का पार्ट है या क्रेडिट साइड का। आपकी इन्वेस्टमेंट थी और उस पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, मिलेगा ही, दोगे थोड़ी ना। आप कहीं निवेश करते हो पैसा तो वहाँ से ब्याज आता है, मतलब ये इस तरफ वाली चीज़ है।
और वो कॉस्ट बुक के अंदर लिखी नहीं है। 96 मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है 96,000। अब जब यहाँ भी आप लिखोगे तो ये लॉस, कोई इनकम साइड में कोई चीज़ आएगी तो लॉस जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें फिक्स रहें, और अब ये चीज़ कोई एक्स्ट्रा आ जाए, यहाँ पे इनकम आनी शुरू हो जाए, तो आपका जो लॉस था वो कम होना लग जाएगा। कितने से? 96 से, क्योंकि 96 आएगा ना यहाँ पे, तो 96 से कम कर दो इसको। नेगेटिविटी को कम करने के लिए पॉजिटिव में एक हीरो को आना पड़ेगा, और हीरो पॉजिटिव है। ठीक, तो यहाँ क्या लिख दूँ? यहाँ लिख देता हूँ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कमेंट करो क्या लिखूँ? नॉट रिकॉर्डेड। यस, अब पूरा भी लिख सकता हूँ इज़ नॉट रिकॉर्डेड में, चलेगा ऐसे। नॉट रिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड कहाँ पे? इन कॉस्ट बुक के अंदर। थोड़ा सा जगह कम पड़ गई, ये लो मैंने जगह सही कर दी इसके लिए। ठीक है, इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट बुक। क्लियर है, हमने कर दिया यहाँ तक। आगे चलते हैं। आगे क्या है? इनकम टैक्स प्रोवाइड किया गया है 54,000 रुपये। अब आपको पता है यार, इनकम टैक्स जो है वो कौन सा फाइनेंशियल आइटम है? कॉस्ट अकाउंटिंग का आइटम है, फाइनेंशियल बुक का आइटम है। ये तो आपको पता होना चाहिए इतना थोड़ा बहुत। कहीं जब आपने कॉस्ट शीट बनाई थी, जब वहाँ प्रॉफिट, तो इनकम टैक्स तो आपने देखा ही नहीं होगा वहाँ पे। ठीक, तो इनकम टैक्स प्रोवाइडेड ये जनरली कहाँ पर शो होता है? ये फाइनेंशियल बुक के अंदर शो होता है। तो ये फाइनेंशियल बुक में 54,000 का आपका एक इनकम टैक्स खर्चा होता है, यहाँ शो हो रखा है, यहाँ है नहीं। अब अगर यहाँ भी आप लिखोगे, इमेजिन करो आप यहाँ लिख रहे हो 54,000, ये लॉस और बढ़ जाएगा, ये लॉस और बढ़ जाएगा क्योंकि आप खर्चे बढ़ा रहे हो। तो 54,000 से आपका लॉस बढ़ाओ, 54,000 से अपना लॉस बढ़ाओ, और क्या लिखो यहाँ पे? हाँ, क्या? इनकम टैक्स इज़ नॉट रिकॉर्डेड कहाँ पर? इन कॉस्ट बुक के अंदर। बिल्कुल सही। आगे चलते हैं। बैक करके देखो यार, कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आ रहा हो, वीडियो को थोड़ी सी पीछे कर लो, फिर दोबारा आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन। अब आपने लोन लिया हुआ और उस पर इंटरेस्ट दोगे या लोगे? खुद सोचो, आपने लोन दिया हुआ है, लोन है आपके ऊपर कोई, लिया होगा, सॉरी, लोन है आपके ऊपर कोई, और उस पर आप ब्याज क्या करोगे? पे करोगे। तो ये आपका खर्चा है। फाइनेंशियल बुक के अंदर इंटरेस्ट ऑन लोन दिख रहा है 245 का, 245 ही सही पढ़ रहा हूँ ना मैं, 245 का। तो लोन पर इंटरेस्ट 245 का इधर ही आएगा। तो यहाँ पे शो है नहीं, यहाँ पे कुछ बोला नहीं है उसके बारे में। तो अब यहाँ पे भी 245 आप जब लिखोगे तो ये मैंने गलत ले लिया, सॉरी, ये गलत जगह आ गए हम, ये ऐसे था, यहाँ था। फाइनेंशियल बुक के अंदर 245 का इंटरेस्ट ऑन लॉस लिखा हुआ है, और अब जब इधर भी आप लिखोगे 245, तो ये क्या हो जाएगा? जब कोई एक्स्ट्रा खर्चा आ रहा है तो फिर ये लॉस जो था वो और बढ़ जाएगा। तो 245 का अपना लॉस बढ़ा दो, 245 का लॉस को बढ़ा दो, और क्या लिख दो कि इंटरेस्ट ऑन लोन नॉट रिकॉर्डेड कहाँ पर? इन कॉस्ट बुक के अंदर। सही जा रहे हैं हम? आगे आ जाओ। कहते हैं ट्रांसफ़र फ़ी। अब यार ये ट्रांसफ़र फ़ी पे करिए या मिली है, हमें कुछ आइडिया नहीं लग रहा, लेकिन आगे लिखा है क्रेडिट हुआ है फाइनेंशियल बुक के अंदर। अब तो पता लग गया हमारी इनकम है ये। ठीक है, अब कौन सी है ट्रांसफ़र फ़ी, उस पर टेंशन मतलब। फाइनेंशियल बुक के अंदर ट्रांसफ़र फ़ी दिखा रखी है 24,000, मतलब इधर 24,000 किसी एक नाम से, ट्रांसफ़र फ़ी नाम से आपकी इनकम दिखा रखी है, इधर है नहीं। तो अब जब आप इधर दिखाओगे, कोई इनकम दिखाओगे, तो ये लॉस जो है कम हो जाएगा। 24,000 से आपका लॉस कम हो जाएगा, मतलब इधर आएगा ये कितना? ट्रांसफ़र फ़ी इज़ नॉट रिकॉर्डेड कहाँ पर? इन कॉस्ट बुक। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया जा रहे हैं। और देख लेते हैं फटाफट से। आगे दिया हुआ है स्टोर एडजस्टमेंट। मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, स्टोर एडजस्टमेंट। स्टोर मतलब स्टोर जहाँ सामान रखते हैं, मतलब गोडाउन मतलब स्टॉक की बात कर रहा है। एडजस्ट करके दिया हुआ, और क्रेडिट साइड में निचोड़ आ रहा है इसका 14,000 का फाइनेंशियल बुक में। मतलब आपका कुछ भी रहा हो ओपनिंग और आपका कुछ भी रहा हो क्लोजिंग, जब आपने इन दोनों को एडजस्ट किया तो जो निचोड़ करके आया वो वैल्यू इधर आ रही है। इसकी फाइनल वैल्यू कितनी आ रही है? 14,000 की यहाँ आ रही है, 14,000 की आपकी स्टोर एडजस्टमेंट वैल्यू। अब इधर वो है नहीं, तो जब आप इधर दिखाओगे 14,000, तो ये जो है कम हो जाएगा आपका लॉस। 14,000 रुपये की जब इनकम साइड में कोई चीज़ दिखाओगे, क्यों दिखा रहे हो? क्योंकि इधर है, इधर नहीं है, तो इधर भी आप दिखाओगे तो ये जो है कम हो जाएगा 14,000 से। तो कम कर देते हैं इसको 14,000 से। क्या नाम दूँ इसको? स्टोर एडजस्टमेंट। बिल्कुल, नॉट रिकॉर्डेड था ना, स्टोर एडजस्टमेंट नॉट रिकॉर्डेड कहाँ पर? इन कॉस्ट बुक के अंदर। कितना? 14,000। बिल्कुल सही।
आ जाओ एक और ले लेते हैं इसमें। डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है, रिसीव्ड यानी इनकम को शो कर रहा है, और 14,000 रुपये। तो आपको पता है फाइनेंशियल आइटम है ना, कॉस्ट बुक के अंदर कहीं देखा था इसको? नहीं। तो डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है कितने का? 32,000 का। तो 32,000 मतलब ये इधर आया होगा 32,000, उन्होंने फाइनेंशियल वालों ने इधर दिखाया होगा, हमने दिखाया नहीं क्योंकि हम तो इसे दिखाते ही नहीं है। हम तो क्या दिखाते हैं, वो 6 खर्चे दिखाते हैं हम। याद है ना कौन से 6 खर्चे? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट कॉस्ट शीट पढ़ी थी आपने। रॉ मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों को मिलाओ तो प्राइम कॉस्ट आता है। फैक्ट्री के ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के ओवरहेड, और आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के ओवरहेड। ठीक, तो हमने तो ये डिविडेंड वहाँ सुना ही नहीं था। तो डिविडेंड कहाँ सुनाई देता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर। तो वहाँ पे 32,000 रुपये का आपने ये लगा रखा है, यहाँ लगा नहीं है। तो अगर हम थोड़ी देर इमेजिनेशन के अंदर इसको यहाँ लगा कर देखें तो इस पर क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई इनकम आई है यहाँ पर तो ये कम हो जाएगा 32,000 से। इधर लिख देते हैं इसे 32,000। क्या नाम दूँ इसे? डिविडेंड इज नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट बुक। बिल्कुल सही, 32,000 रुपये का। और इसके अंदर कुछ था नहीं। अब नाउ यू हैव टू शो रिकन्सिलेशन बिटवीन दीज टू प्रॉफिट्स, जो भी बोला हुआ है। तो अब यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको, टोटल कर लेते हैं। तो ये वाली साइड बड़ी लग रही है मुझे, इस साइड को मैं यहाँ पे टोटल कर लेता हूँ। कैलकुलेटर से आप कर लेना, और इस इतना ही अमाउंट यहाँ लिख देता हूँ 736,000। लेकिन जब हम जोड़ेंगे तो ये इतना आ नहीं रहा, तो मतलब बैलेंसिंग यहाँ बच रही है। तो देख लेते हैं कितनी बैलेंसिंग बचेगी। दिस माइनस, ठीक है, एक्सेल में कर रहा हूँ मैं, फिर बता रहा हूँ, एक्सेल से परेशान मत होना। ये लो 5,10,000 रुपये का। अब इधर आ रहा है, मतलब ये किस साइड, ये क्या चीज़ शो कर रहा है? इधर वाली साइड ज़्यादा है, मतलब ये नेगेटिव वैल्यू का बैलेंसिंग फिगर शो कर रहा है, यानी ये नेगेटिव वैल्यू है। आई ये पॉजिटिव साइड में लिखी है, लेकिन है कौन सी वैल्यू? नेगेटिव वैल्यू। मतलब ये नेगेटिव वैल्यू मतलब ये लॉस है। कौन सा लॉस है? एज पर फाइनेंशियल बुक का लॉस है। और अगर हम चेक करें कि हमारे पास जो 2 लॉस हमारे पास थे, उनमें से फाइनेंशियल बुक का लॉस क्या सच में 5,10,000 था? बिल्कुल सही, वो 5,10,000 ही था। हमारा 347 का लॉस था कॉस्ट बुक के अंदर, फाइनेंशियल बुक में 5,10,000 का लॉस था। तो यार मैंने अपनी तरफ से अपनी जो ड्यूटी है वो करी है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने बताया कि किस तरीके के एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इस तरीके से क्वेश्चंस को डील करेंगे। मेन चीज़ है अप्रोच, क्या अप्रोच लेकर आप काम करें। और वीडियो बनाने में सच में मेहनत तो लग रही है। आप प्लीज़ यार सपोर्ट करो, थोड़ा लाइक दो, तो थोड़ा और अंदर से कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ ठीक, मैं सही जा रहा हूँ और मुझे और अच्छा करना है। ठीक है, कमेंट्स कर दो कहीं पे भी अगर आपको लगता है कि वीडियो में कुछ और इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। मैं जानता हूँ अभी इम्प्रूवमेंट की बहुत गुंजाइश है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा सपोर्ट आप लोगों का चाहिए। बिना सपोर्ट के मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, सच बता रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी तक नहीं करा है, बेल आइकन बटन दबा लो। अब इतनी सारी चीज़ें आपको पता होती हैं, खुद करो ना, लाइक करो। और क्या क्या करते हैं? लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन का बटन दबाते हैं। करो यार, ये सारी चीज़ें करो। ठीक, शेयर करो दोस्तों के साथ। तो मेरी तरफ से कॉस्ट रिकन्सिलेशन यही ख़त्म है। अब मैं अगले जो सीरीज़ बनाऊँगा कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, मेरा मन जो कर रहा है वो मार्जिनल कॉस्टिंग पे कर रहा है। काफ़ी सारी डिमांड मार्जिनल कॉस्टिंग पे आ रही है, और आप लोग अपनी अपनी डिमांड्स नीचे दे दिया करो कमेंट्स में। लिखने में क्या चला जाता है? वैसे भी आप इतना सारा लिख दो, थोड़ा सा लिख दो कि ये वाला चैप्टर वो वाला चैप्टर, तो उससे मुझे भी थोड़ा आइडिया मिल जाता है। ठीक, तो चलते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। मार्जिनल कॉस्टिंग के ऊपर मैं काम करने की कोशिश करूँगा, देखते हैं मैं बना पाता हूँ या नहीं बना पाता हूँ, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं मार्जिनल कॉस्टिंग पे काम करूँ। बाय बाय, टेक केयर।